अच्छा, तो वो लाइन ऐसी थी, जब जब दहला विश्व हमारा, जब बेमकसद खून बहा, रूस चीन जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। Welcome to the Hustler Show, guys. Today, having a very special guest and a renowned national level speaker, Barka Soni ma'am, and she is also a civil service aspirant and completed her bachelor's in biotechnology. She is a poetess, a writer, multi-talented. Welcome to the show, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके द हस्टर शो का हिस्सा बनूं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों की द हस्टर शो की कृतज्ञ हूँ और आभारी हूँ। आप सभी का अभिवादन करती हूँ। तो मैम, मेरे हिसाब से आपका पहला पॉडकास्ट हो। यस। तो मैम, मैं चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट का शुरुआत हम आपके उस लाइन से करें जो लाइन पूरे विश्व में सनसनी फैला चुका है। अच्छा, तो वो लाइन ऐसी थी, जब जब दहला विश्व हमारा, जब बेमकसद खून बहा, रूस चीन जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। मैम, मैं इस पंक्ति के पीछे की कहानी जानना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि आखिर ये आपके दिमाग में कैसे आया और ये पंक्ति कहाँ तक सक्सेसफुल हुई। ये पंक्ति के पीछे की कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो हम एक नेशनल लेवल स्पीकर्स हैं और स्पीकर्स होने के नाते हम हमेशा ये सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व हम राष्ट्रीय स्तर पर करें। हालांकि मेरा जाना राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं हो पाया था, लेकिन मेरी दोस्त माहिरा खान जो थी उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया था। बट हमने लीडरशिप जब हमने एक साथ काम किया तो हमने सोचा कि मिलकर कुछ अच्छा और कुछ बड़ा किया जाए। तो उनका पकड़ था इंग्लिश में, तो उन्होंने कहा कि बरखा, हम कुछ ऐसी पंक्तियों को वहां पर बोलते हैं जिसे सुनकर लोगों की रोंगटे खड़े हो गए। और उनका विषय था नेशन बिल्डिंग और पीस बिल्डिंग रिकंसिलिएशन, ऐसा कुछ विषय उनका था। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि बरखा, कुछ हिंदी पंक्तियां होंगी जिसे हम बोल सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, हिंदी पंक्तियां तो मैं आपको दे सकती हूँ करके। तो मैंने सोचा इस बारे में कि हम विश्व के स्तर पर जो वॉर चलते रहते हैं, जो अशांति फैले रहती है, भारत कैसे एक दूत के रूप में काम कर सकता है। उस समय 2019 में पुलवामा अटैक जो घटना हुई थी, उस समय मैंने पेपर में एक कविता पढ़ी थी पुलवामा अटैक के बारे में। वहां पर जब मैंने एक कविता पढ़ी, हालांकि मैंने छोटे छोटे पंक्तियों को छाटा था और काफी बड़ी पंक्तियां वहां से, काफी बड़ी लाइनें वहां से मैंने बनाई थी। बट जैसे ही मेरे पास ये मुद्दा आया कि भाई नेशन बिल्डिंग पर हमें बोलना है, पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन पर हमें वहां पर अपने विचार रखने हैं और ऐसे रखने हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पर छप जाए। हमें नहीं पता था कि ये लाइंस इतनी वायरल हो जाएंगी जिन्हें ओम बिरला जी अपने ट्वीट से ट्वीट करेंगे और काफी इनको सराहेंगे। तो इन पंक्तियों के पीछे की कहानी यही थी कि पुलवामा अटैक जब हुआ था और भारत जब एक दूत के रूप में सामने उभर कर आया था, जब भी विश्व में अशांति फैलती है, और भारत कैसे, आप कोविड-19 में भी देख सकते हो कि भारत कैसे दूत के रूप में उभर कर सामने आया। तो वहां से हमने इन 4 लाइनों को लिखा कि जब जब दहला विश्व हमारा, जब बेमकसद कहीं पर भी खून बहा, तब रूस चीन जापान सभी ने, मतलब जितने भी हमारे वैश्विक स्तर पर जो हमारे देश हैं, जो पूरे विश्व की मदद करते हैं, आर्थिक रूप से, ज्योग्राफिकली रूप से, हम देखते हैं हर रूप से विश्व जो है, विश्व की मदद सारे देशों में किया जाता है। तो भारत हमेशा एक दूत के रूप में उभर कर सामने आता है। तो वहां से लाइंस जो थी वो क्रिएट हो गई मेरे माइंड में। तो यहाँ से ये 4 लाइन मैंने बना दी कि जब जब दहला विश्व हमारा, जब बेमकसद खून बहा, और रूस चीन जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। तो ये थी कहानी इसके पीछे। मैम, जैसा हम सब जानते हैं कि आप एक पब्लिक स्पीकर भी और एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट, तो मैम, क्या पब्लिक स्पीकिंग और सिविल सर्विस दोनों इंटरलिंक्ड हैं कि अगर जो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर है वो ही एक अच्छा सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो सकता है,
देखिए, इस पर मैं आपको सिविल सर्विसेज एक अलग जर्नी है और पब्लिक स्पीकिंग में कमांड रखना आपकी ये एक खासियत और ये एक खूबी है। हालांकि अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है और आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो आप अपने नेतृत्व क्षमता के द्वारा जब आप जिले की कमांड को संभालेंगे और उस लायक बनेंगे, तब आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है, आपकी जो नेतृत्व क्षमता है, वो कहीं ना कहीं काम आएगी। अगर इंटरलिंक करके इसको बोला जाए तो सिविल सर्विसेज में आप पब्लिक स्पीकिंग को ड्यू टू प्रिपरेशन इसको आप कोरिलेट नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैं अगर अपने स्तर पर बात करूं तो हम बहुत अच्छे स्तर पर बोल कर जाते हैं, बहुत अच्छे स्तर पर अपने नेतृत्व क्षमता को रखते हैं। हम अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के द्वारा पूरे विश्व को सोचते हैं कि हम यहाँ पर कमांड अपनी बना लेंगे या अपना लोहा मनवा लेंगे पब्लिक स्पीकिंग में। बट जब हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो वो एक बहुत अलग और बहुत बड़ी जर्नी हो जाती है। और यहाँ पर जिसके अंदर क्षमता है और जिसके अंदर डेडिकेशन है, जो इस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में थकता नहीं है, जिसके अंदर परसिवियरेंस है, मतलब जो आगे काम कर सकता है और जो कंटिन्यूटी यहाँ पर मेंटेन रख पाता है, सफलता उसको यहीं पर सुनिश्चित हो जाती है। और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ही आपको ये सिखा देती है कि आपके अंदर नेतृत्व क्षमता को कैसे डेवलप करना है। और यदि आपके अंदर नेतृत्व क्षमता है, पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी है, तो यहाँ पर आप एज पॉइंट में, मतलब आपको यहाँ पर आप बहुत अच्छे काम, बहुत अगर अदर फील्ड में भी जाते हैं, ड्यू टू पब्लिक स्पीकिंग, ड्यू टू लीडरशिप क्वालिटी, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये सोचे कि हमारे अंदर नेतृत्व क्षमता है और हम इस बलबूते पे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करके अपना झंडा गाड़ सकते हैं, तो भाई मेहनत तो आपको दोनों जगह बहुत करना पड़ेगा और बहुत ही डाउन टू अर्थ रहकर आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपको एक समय पर ये महसूस भी होगा कि मुझे अपनी इस क्वालिटी को उस समय दिखाना है जब हम उस लेवल पर अपने आप को तैयार करें। और इसको तैयार करने में ही बहुत क्षमता, बहुत डेडिकेशन होता है। और ये मैंने खुद ही जिया है, महसूस किया और अभी भी कर ही रही हूँ और ये संघर्ष का दौर चल ही रहा है। तो इसको कोरिलेट हम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू हम एक अच्छे फील्ड में अपनी काबिलियत रख सकते हैं। जैसे कि हम देखें कि पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू आप अलग अलग क्षेत्रों में जा सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र, जैसे आप जर्नलिज्म में चले गए, आप वहाँ पर लोहा मनवा सकते हैं। आप अगर आपके अंदर नेतृत्व क्षमता है तो आप किसी भी, जैसे आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी एक नेतृत्व क्षमता है, आपके अंदर भी आप माइक पकड़ लिए, लोगों को संभालने की क्वालिटी आ गई, तो यहाँ से आप अपने अंदर की क्वालिटी को महसूस कर रहे हैं। तो भाई आप बहुत सारी जगह पर अपना लोहा मनवा सकते हैं, लेकिन आप ये सोचेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी मेरे अंदर है और मैं सिविल सर्विसेज में लोहा मनवा लूँ, तो मेहनत आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और जब आप इस प्रिपरेशन में बन जाते हैं, तब आप जब एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर उभरते हैं, तब आप एक जिले को जब संभालते हैं, तो आपकी ये जो नेतृत्व क्षमता है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्तर पर काम। और पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी तो आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो अदर बच्चों, अदर यूथ से आपकी क्वालिटी अलग ही नजर आएगी और इंटरव्यूअर्स को भी समझ में आ जाएगा कि ये जो यूथ है, ये जेन्युइनली यहाँ पर प्रोसीड इसको किया जाए और ये यहाँ पर काबिलियत रखता है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर ना रखते हुए अपने आप को हम आगे बढ़ा सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट ना रखे तो ही बेटर है। अगर हमें मेहनत करना है तो बहुत अच्छे से मेहनत पब्लिक स्पीकिंग में भी करें और सिविल सर्विसेज में भी। मैम, जैसा आपने कहा कि नेतृत्व, लीडरशिप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो मैम लीडरशिप क्वालिटी आंतरिक नहीं होती है, तो इसे कैसे डेवलप किया जाए? लीडरशिप क्वालिटी तो तुरंत डेवलप कभी नहीं होती। और आज के दौर में जैसे हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हर यूथ जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, बट कुछ बच्चों की क्वालिटीज नजर आ पाती है और कुछ की क्वालिटीज दब जाती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर किसी यूथ को नहीं मिल रहा है, अगर उनको मौके नहीं मिले, तो उनके अंदर की जो क्षमता है वो बाहर निकल आती है। और लीडरशिप एक आंतरिक गुण है, इसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम एक विद्यार्थी हैं, तो वहां पर हमें बुक लेकर क्लास में खड़ा होना पड़ेगा और 100 बच्चों के बीच में
उस किताब को पढ़ना पड़ेगा खड़े होकर। टीचर से कनेक्शन करना, सबसे पहले यहाँ पर हमें जरूरत है, हम कनेक्शन कैसे बनाते हैं, हमें लोगों से बात करना पड़ेगा, हमें 4 लोगों के बीच में उठना बैठना पड़ेगा। जब तक हम अपने दोस्तों से नहीं मिलेंगे, हम अपने गुरुओं से नहीं मिलेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो ये आंतरिक गुण है वो डेवलप हो ही नहीं पाएगा। और जब तक ये आपके आंतरिक गुण, लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो अगर डेवलप नहीं होती, तो आने वाले समय में यदि आप चाहेंगे कि हम बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारी यूथ को संभाल लें, तो वहां पर आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो बचपन से ही हमें इन गुणों को, अगर हमारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, इन गुणों को बढ़ाने की आवश्यकता है। बचपन से ही आवश्यकता है कि हमें अवेयरनेस आए, हम कभी भी सवाल पूछने में ना घबराएं। हम स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, कोचिंग में, तो बच्चे अक्सर सवाल पूछने से कतराते हैं कि भाई अगर हमें डाउट है तो 2 बच्चे देखकर हंसेंगे, हमारे जो मित्रगण है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम ये सोच के कई सारे जो यूथ हैं, कई सारे जो बच्चे हैं, वो अपने पांव पीछे खड़े कर लेते हैं और शाइनेस आ जाता है उनके अंदर, वो अपने अंदर की क्वालिटीज को डेवलप नहीं कर पाते। लेकिन आपको इसके लिए हम बोलते हैं ना कि सबसे पहले आप बेशरम बनिए, मतलब बेशरम बनिए इन द सेंस कि आपको अंदर की क्वालिटीज पता हो, आपको पता हो कि नहीं, मुझे अपने आप को ग्रूम अप करना है ना, मुझे अपना लोहा मनवाना है, मुझे उभर कर सामने आना है, मैं क्या कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ अपने लिए, मैं क्या कर सकता हूँ इस देश के लिए। अगर आप अपने आंतरिक गुणों पर सुधार नहीं कर रहे हैं, आप अपने नेतृत्व क्षमता को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हर फील्ड में आप जाएंगे, आप लोहा नहीं बना पाएंगे। आवश्यकता है, यदि हमें सीखने का मौका मिल रहा है तो हम वहां पर अपने डेडिकेशन, अपने तार्किक क्षमता, अपने सोचने, अपने विचार के थ्रू हम वहां पर अपने विचार को रखें और सीखने की प्रवृत्ति हमेशा रखें। यदि हमारे अंदर वो ललक है, हम सीख रहे हैं चीजों को, हमें समझ आ रही है, हमारे अंदर वो तार्किक क्षमता है, तो हम ये देखेंगे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं समाज में, हम उभर कर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी तक किया, कभी मैं अगर अपने स्तर की बात करूं तो स्कूल से लेकर कॉलेज और कॉलेज से लेकर अभी कोचिंग तक का जो सफर है, मैं कभी क्वेश्चन पूछने से नहीं घबराई। क्वेश्चन जिस स्तर का भी रहता है, ये मेरे डाउट है, आज क्लियर होगी तब मैं कल इन चीजों को अपने स्तर पर लिख पाऊंगा और यहाँ पर मेरी चीजें डेवलप होंगी। आंतरिक गुणों को डेवलप करने के लिए आवश्यकता है आपको अपने डर को भगाने की। यदि आप डरते हैं तो आप अपना लोहा इस समाज में नहीं बना सकते। आवश्यकता है कि हम सबसे पहले अपने डर को खत्म करें। हम लोग क्या कहेंगे, बोला जाता है कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, तो भाई हमें इन बातों को याद रखना है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आज भी कुछ कहते हैं, लोग अगर आप कुछ नहीं बने हैं तब भी आप पर हंस रहे हैं, और जब आप कुछ बन जाएंगे तब भी आपको ये कहेंगे कि अरे हमें तो पता था कि इनके अंदर ये क्वालिटी है, ये तो बन ही जाते हैं। तो भाई आपको आवश्यकता है लोगों के ऊपर ध्यान न देकर अपने ऊपर ध्यान देने की कि हमारे अंदर क्या क्षमता है, हम अपने आंतरिक गुणों को कैसे डेवलप करें, हम कैसे माता पिता के सामने अपनी बातों को रखें, हम कैसे गुरुजनों के सामने अपने बातों को रखें, हम कैसे मित्रगणों के सामने अपने बातों को रखें, हम अपना सर्कल कैसे बनाएं, हम अपने सर्कल। और एक बात मैं ये भी कहूंगी कि आजकल की यूथ को इंटेलेक्ट लोगों से, इंटेलेक्ट पीपल से घिरा होना चाहिए। मतलब आपसे जो इंटेलेक्चुअल है, जो आपको सिखाते हैं, क्वांटिटी ऑफ पीपल्स होने की बजाय क्वालिटी ऑफ पीपल्स अगर आपके साथ है, क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स अगर आपके साथ है, जो आपको सीखने में मदद करते हैं, जो आपको हर समय चुनौती देते हैं, जो आपको संघर्ष करने की वो क्षमता बता रहे हैं, जो आपकी कमियों को बता रहे हैं, आप उनके साथ जुड़े रहिए, आप उनके चीजों को देखिए, समझिए वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप जब देखेंगे कि मेरे मित्रगण ऐसे हैं जो मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तब आप पाएंगे कि अंत में हमने कुछ अच्छा किया है और हमारी क्वालिटी जो है वो उभर कर सामने आई। आवश्यकता है हमें अपने आंतरिक गुणों को डेवलप करने के लिए लोगों से सीखने की और अपने डर की जो हम डरते हैं उन डर को भगाने की। और इसके लिए अवेयरनेस, और सिर्फ जब आप सोचेंगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं समाज के लिए अच्छा कर सकता हूँ, तब आप अपने लिए काम करेंगे, और जब आप अपने लिए काम करेंगे तब आप सोसाइटी के लिए। मैम, मैं आपके एकेडमिक करियर के बारे में जानना चाहूंगा कि आपने अपनी बैचलर्स बायोटेक्नोलॉजी से की, लेकिन आपका रुझान
अचानक से सिविल सर्विस की तरफ कैसे आ गया? अच्छा, देखिए जब वैसे तो बोला जाएगा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन जब शकुंतला विद्यालय में जब मैं पढ़ाई करती थी तो वहाँ पर आर्ट्स नहीं था, साइंस सब्जेक्ट्स थे। और 10th में मैंने देखा कि साइंस में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, बायोलॉजी वगैरह में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो वहाँ से एक सपना संजो लिया कि भैया डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे तो 11th में मैंने साइंस ले लिया। साइंस की जब मैंने पढ़ाई की तो धीरे धीरे वो देशभक्ति की भावना अंदर थी, वो स्पीच देने की जो ललक थी वो हमेशा से थी, लोगों से इंटरेक्ट करने की भावनाएं थी कि भैया हमें लोगों से इंटरेक्ट करना है, हमें आगे बढ़कर आना है, हमें कुछ अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया था कि कुछ तो करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। लेकिन जब साइंस सब्जेक्ट लिया 11th-12th वहाँ से कंप्लीट किया और जब नीट का जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कुछ नंबरों से। नीट में मेरा जब मैंने नीट का वहाँ पे जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो काफ़ी उत्साह के साथ दी थी, भैया मैं डॉक्टर बनूंगी, मुझे डॉक्टर बनना है करके। लेकिन पता नहीं वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद जब मैंने कुछ लोगों से बात किया, जब मैंने अपनी क्षमता को देखा, जब मैंने अपने प्रीवियस अचीवमेंट्स को देखे और जब मैं अपने से बात की कि भैया एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, तो मुझे तब समझ में आया कि कुछ अगर सोसाइटी के लिए करना है तो सोसाइटी से रिलेटेड ही हमें इनकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन तब तक मैंने बायोटेक्नोलॉजी ले लिया, स्कूल खत्म हो गया, नीट की प्रिपरेशन की, नीट दिया, नीट नहीं हुआ। मैं ड्रॉप नहीं करना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पढ़ाई में कोई भी गैप आए, तो वहाँ पे मैंने ड्रॉप आउट नहीं किया, मैं डायरेक्ट ही एडमिशन मैंने गुमटा कॉलेज में BDRCS में ले लिया। बट वहाँ पे भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देखा, वहाँ पे भी देखा कि भैया NSS NYKS जैसे संस्था है जो आपका जो प्रोफेशन है उस पर बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं। तो प्रोफेशन पे, मेरे पैशन पे, मैंने पैशन पे जब काम किया अपने तो मैंने ये पहचाना कि पैशन के थ्रू भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे अंदर अगर लीडरशिप की क्वालिटी है, नेतृत्व क्षमता है, हम बोल सकते हैं, हम लोगों को संभाल सकते हैं, हम लोगों के दुख दर्द को समझ सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तब मुझे समझ में आया कि रिसर्च फील्ड में जाकर शायद मैं उतने अच्छे से कंट्रीब्यूट ना कर पाऊँ। हालांकि मैं बायोटेक्नोलॉजी कर रही थी, काफ़ी अच्छी फील्ड थी बायोटेक्नोलॉजी के बाद MSc बायोटेक्नोलॉजी होता और उसके बाद PhD वगैरह, तो काफ़ी अच्छी फील्ड थी, वहाँ से भी हम सोसाइटी को सर्व ही करते। बट मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आगे बढ़ती हूँ तो शायद मैं कंट्री को अच्छा सर्व नहीं कर पाऊँ। तब मैंने ये फैसले लिए कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज के थ्रू ही आगे बढ़ना है। और तब तक मुझे ये समझ में आ चुका था कि नहीं, सोसाइटी, समाज, अपना संविधान, इतिहास, ज्योग्राफी, इसको जानना बहुत जरूरी है। और जब तक आप इन मुद्दों को नहीं जानेंगे, इनको नहीं समझेंगे, तब तक आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनने के काबिल नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर काबिलियत तो साबित हो गई, बट संघर्ष अभी भी चल रहा है। तो सिविल सर्विसेज में लोहा मनवाना बचा है, बट ये समझ में आ गया कि नहीं, सोसाइटी के लिए कुछ तो अच्छा करना है, कुछ तो बड़ा करना है। तब मैंने वहां से तुरंत ही अपने बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड को ड्रॉप आउट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और सिविल सर्विसेज के थ्रू आगे बढ़ने का सोचा। और इसमें अभी भी मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नॉलेज को ले रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको सीखना। आपके अंदर अगर सीखने की प्रवृत्ति है, यदि आपने उस माहौल से सीख लिया, उस परिस्थितियों से सीख लिया, आपको समझ में आ गया कि हम अब लाइफ में आगे क्या कर सकते हैं, और यदि आप उस क्षेत्र में सफल नहीं भी होते, आपने जब इस प्रिपरेशन को कर लिया, तो आपको एक चीज जरूर समझ में आ जाएगा कि हम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं तो ये चाहूंगी कि यूथ को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनकी तार्किक क्षमता बहुत मजबूत होती है, उनकी बौद्धिक क्षमता जो है वो काफी बढ़ती है, अवेयरनेस उनके अंदर काफी अच्छे से आता है, वो लॉजिकल थिंकिंग आती है, वो सोसाइटी के लिए काफी अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं, सोसाइटल थ्रू की ओर सोच पाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अगर सक्सेस नहीं भी हो रहे हैं तो बहुत सारे फील्ड है, NGOs वगैरह है, आप वहाँ पे जुड़कर अच्छा काम कर सकते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह है, वहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं। तो सीखना यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने सीखा क्या उस जर्नी, आपको वो जर्नी सिखा क्या है,
क्या आपके अंदर वो स्थित प्रज्ञ होने की क्षमता है? क्या आप एक जगह बैठ गए तो आपके अंदर पढ़ने की क्षमता है? तो बस मेरा ये मानना है कि यदि आप किसी क्षेत्र में मूव ऑन कर रहे हैं तो आप सोचिए समझिए, अपने अंदर की क्षमता को जानिए, और सबसे अच्छे गुरु जो होते हैं आपके माता पिता होते हैं, आप उनके समक्ष बैठिए, आप उनसे पूछिए कि आपने हमारे अंदर बचपन से ऐसी कौन सी क्वालिटीज देखी है जिसके थ्रू हमें आगे बढ़ना चाहिए। और एक चीज मैं यहाँ पर ये भी कहूंगी कि माता पिता को भी बच्चों को ऐसा डायरेक्शन देना चाहिए कि बेटा तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज है, आप इन क्षेत्रों में आगे बढ़ो। और आज हर कोई अगर सिविल सर्वेंट ही बनना चाहेगा तो MS धोनी कौन बनेगा और लता मंगेशकर कौन बनेगा? आप नॉलेज लीजिए, और अगर आपका पैशन है तो आप उस पैशन के थ्रू भी आगे बढ़िए, क्योंकि जरूरत है सोसाइटी को डाइवर्सिटी। अगर यहाँ पर डाइवर्सिटी है तो हर क्षेत्र में डाइवर्सिटी, नॉट इन सिविल सर्विसेज, आप हर क्षेत्र में डाइवर्सिटीज को ढूंढ सकते हैं। आपके अंदर क्वालिटीज है, आप सीखिए, आप पढ़िए, आप अवेयरनेस लाइए, और आपका जो पैशन है उसके थ्रू फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब मैम पेरेंट्स और समाज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इम्प्रूवमेंट में, हमारे करियर में। बिल्कुल, बहुत बहुत करियर के लिए तो समाज, पेरेंट्स, गुरु, आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया है, आपको कैसे तराशा है, उनकी बताने की शैली कैसी रही है, आपने क्या सीखा है, तो पेरेंट्स के साथ साथ गुरु के साथ साथ आपकी सोसाइटी, आपके मित्र बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और सक्सीड कर सकते हैं। क्योंकि एक समय में सोसाइटल प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है और आपको सोसाइटल प्रेशर के थ्रू आगे बढ़ना पड़ता है। मैम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कितना मदद करती हैं? जैसे स्कूल्स में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती हैं, कॉलेजेस में भी कराई जाती हैं, तो आपका ओपिनियन क्या है मैम कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए बढ़ चढ़ के? क्या वो हमारे आगे के करियर में हमें सक्सेसफुल होने में मदद करता है? देखिए, आज मैं आपके समक्ष बैठी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू ही बैठी हूँ। मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि हमारे लिए पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम शारीरिक रूप से कितने ऊर्जावान हैं। हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये सिखाती है कि यदि आपके अंदर कला की जो अवधारणा है, क्योंकि सबसे अच्छी बात होती है, मैंने एक लाइन पढ़ा था कि सबसे अच्छा जीना होता है अपने कला के अंदर जीना। यदि आपके अंदर कोई कला है, आज के यूथ में, आज के बच्चों में, बच्चे बहुत तार्किक हो गए हैं और कोई ना कोई कला, जैसे डांस, नृत्य शैली उनके अंदर है, चित्रकला शैली उनके अंदर है, खेल कूद के थ्रू वो आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा व्यक्तित्व बनने के लिए आवश्यकता है इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि हर बच्चा अब्दुल कलाम नहीं बन सकता और हर बच्चा MS धोनी, लता मंगेशकर नहीं बन सकता। आवश्यकता है कि हम अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी इम्पोर्टेंस हम पढ़ाई को दे रहे हैं, और हमें अपनी मानसिक और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और यदि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ किताबी कीड़ा है, यदि आप सिर्फ पुस्तक को पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अनुभव कुछ नहीं सिखा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से आती है एक्सपीरियंस। यदि आप एक्सपीरियंस पर्सनालिटी हैं और आपने बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस ले रखा है, तो आप कहीं भी जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। आपका इंटेलेक्ट, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से बहुत आगे बढ़ती है और आप हर क्षेत्र में अच्छा कर पाते हैं। मैम, जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, महिला सशक्तिकरण, तो मैम आपका क्या सुझाव है? आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की परिभाषा क्या हो सकती है और समाज से आपका परिभाषा कितना तालमेल खाता है? देखिए, मैं वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करूं तो आज के दौर में मैं हमेशा ये देखती हूँ कि हर एक बच्चियों को अपने समाज में संघर्ष करना पड़ता है। अगर बच्चियों के अंदर कुछ करने की क्षमता है तो कहीं ना कहीं समाज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। यदि उन बच्चियों की शादी, हम अक्सर बिहार जैसे क्षेत्रों में, अपने देश में अक्सर देखते हैं कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर बच्चियों की शादी 18 वर्ष में, 19 वर्षों में, 20 वर्षों में, जब वो अपना करियर भी प्रोसीड नहीं कर पाती हैं, तब उनकी शादी कर दी जाती है।
और उनको उनके अंदर कोई सोचने समझने की शक्ति भी जब डेवलप नहीं हो पाती है, उनके विचारों के विरुद्ध जाकर समाज जो है वो फैसले लेता है और उनको सेटल करने का सोचता है। बट अगर मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ तो विमेन एम्पावर तभी होंगी जब वो अपने लिए आवाज उठाएंगी, जब वो अपने लिए बोलना शुरू करेंगी, जब वो संघर्ष करना शुरू करेंगी। अगर वो संघर्ष कर रही हैं, अगर विमेन्स के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, वो सोचती है कि मैं बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर काम कर सकती हूँ, मुझे समाज में उभर कर आना चाहिए, या मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं अपनी चीज़ों पर बेबाक तरीके से अपनी चीज़ों को रख सकती हूँ, मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबल कर सकती हूँ, प्रूव कर सकती हूँ। और समाज अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, यदि समाज आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, तो वहां पर लड़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप लड़ कैसे रहे हैं, आप अपनी बातों को मनवा कैसे रहे हैं। और आज के समय में माता पिता को इक्वली ये समझना चाहिए कि हमारी बच्चियों को कितना फ्रीडम दिया जाए और किस तरीके से हमें समाज के आगे नतमस्तक नहीं होना है। यदि हमें दिख रहा है कि हमारी बच्चियां कुछ करना चाहती हैं, तो हम उनकी शादी से पहले सोचें कि हमारी बच्चियों का करियर बन जाए। दूसरी पर्पज से अगर मैं कहूँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात, तो अगर महिलाएं जो है वो शादी होकर किसी घर में जाती हैं और उनके ऊपर कुछ अत्याचार होते हैं, तो उनको कानून के बारे में नहीं पता होता है। वो कहीं ना कहीं कानून से अनभिज्ञ रहती हैं, क्योंकि जागरूकता नहीं रहता है, शिक्षा नहीं रहता है, शिक्षित नहीं रहती हैं लड़कियां। इतने सारे जो मामले होते हैं, दहेज उत्पीड़न के जो हम मामले देख पाते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस देख पाते हैं, तो वो उनको अपने कानूनों को के बारे में नहीं पता होता है। और यदि समाज में कानून और समाज का सोच, महिलाओं की सोचों को प्राथमिकता दी जाएगी, कानून को प्राथमिकता दी जाएगी, यदि उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है और महिलाओं को पता रहेगा कि हमारे कानून क्या है, और उनको शिक्षित किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी विमेन जो है वो एम्पावर नहीं। और विमेन एम्पावरमेंट के लिए आवश्यकता है कि विमेन्स को अपने लिए आज के दौर में लड़ना और अपने आप को प्रूव करना कि हम, और प्रूव करना ही क्यों है और किसको करना है। यदि हमारे अंदर क्षमता है तो हम आगे बढ़ेंगे, हम इस दुनिया में नजर से नजर मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए हम अपने आंतरिक बौद्धिक क्षमता जो है उनको उभारने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर कानून का सहारा लिया जा सकता है, और वुमेन्स को आवश्यकता है कि वो जागरूक रहे, शिक्षित रहे, और शिक्षित होकर वो आगे बढ़े। मैं तो यही मानती हूँ कि उन्हें शिक्षित होना चाहिए और हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। और आज उन्हें किसी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, खुद को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। अगर वो खुद को इम्प्रूव कर पाती है, खुद के लिए लड़ पाती है, बोल पाती है, अपने लिए आवाज उठा पाती है, और वो ये कह पाती है कि हम किसी भी काम को करेंगे तो बहुत अच्छे से। आज बोला जाता है कि बच्चियां जो है, लड़कियां जो है, महिलाएं जो है, वो गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा संभालती हैं। आज देख लीजिए हमारी जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, कितने अच्छे तरीके से हमारे देश के फाइनेंस को उन्होंने संभाल रखा है। तो आज के दौर में, और हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से देश के सर्वोच्च पंक्ति तक आकर वो बैठी हैं। तो भाई, महिला आज के डेट में हर वो काम कर सकती है जो वो करना चाहती है। आवश्यकता है उनको छोटे से मौके को तराशने की और अपने आप को निखारने की और शिक्षित होने की, अवेयर होने की, जागरूक होने की। मेरा ये मानना है। मैम, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लॉज आए हैं, सोशल मीडिया आया है, लेकिन मैम आपको क्या लगता है कि महिलाएं हमारे देश में एक्चुअली सेफ हैं? यहाँ पर अगर आप ऐसा पूछें कि सोशल मीडियाज हैं, लॉस हैं, चेंजेस आए हैं, यहाँ पर जागरूकता नहीं है। महिलाएं कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है। अगर सोशल मीडिया भी है तो आज हमारी मम्मियों का शायद वो लास्ट दौर चल रहा है जिन्हें सोशल मीडिया शायद चलाने नहीं आता है। आने वाले समय में जितनी भी महिलाएं होंगी उन सबको सोशल मीडिया से वो रूबरू रहेंगी और वो सोशल मीडिया को चला सकती हैं। हालांकि अगर आप लॉस की बात कर रहे हैं
तो महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे कानून हैं। अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहे हैं तो उन पर वो आवाज उठा सकती है, वो अदालत तक जा सकती है, वो कानून का दरवाजा खटखटा सकती है। आवश्यकता है उन्हें शिक्षित, आवश्यकता है उन्हें जागरूक। अगर वो जागरूक है, शिक्षित है और सोशल मीडिया के थ्रू अगर वो सोचती है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, तो अगर वो जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं, तो सोशल मीडिया भी यहाँ पर मेजर रोल प्ले नहीं करेगा। सोशल मीडिया तो आज के दौर में किसी के लिए टाइम पास का जरिया बन चुका है, तो किसी के लिए रील्स देखने और रील्स बनाने का जरिया जो है वो बन चुका है। कई गृहिणियां यहाँ पर मैं जैसा देख पाती हूँ या एनालाइज कर पाती हूँ, कई गृहिणियां वहाँ पर देखती हैं कि हम कैसे खाना बनाएं, हम कैसे अपने गृहस्थ जीवन को संभालें, या वहाँ पर वो सोशल मीडिया के थ्रू रील्स देख रही हैं। तो अगर उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर महिलाओं की ही। आवश्यकता है उन्हें अवेयर होने की, आवश्यकता है अगर उनके पास सोशल मीडिया है तो वहां से नॉलेज गेन करने की। आज के दौर में सोशल मीडिया नॉलेज का सबसे बड़ा एम्पावर है। आप वहां पर देख सकते हैं कि सोशल मीडिया से हम कितना नॉलेजेबल पर्सनालिटी बन सकते हैं। आईएएस के एग्जाम्स, कई युवतियों को आप देखेंगे कि आईएएस का जो एग्जाम है उन्होंने यूट्यूब से क्लियर किया। कई सारे बच्चियों का, यूथ का इंटरव्यू आता है जो ये कहती है कि हम भाई यूट्यूब से पढ़कर आगे बढ़े हैं, वहां से हम शिक्षित होकर आगे बढ़े। तो सोशल मीडिया आपकी बौद्धिक क्षमता को अगर बढ़ा रहा है तो आवश्यकता है कि आप उसका यूज किस तरीके से करें। क्या आप दिन भर रील देख के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, या आप वहां से नॉलेज और जानकारी इकट्ठा करके अवेयर हो रहे हैं और अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। तो सोशल मीडिया कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमें उनको यूज करने का तरीका नहीं पता है। आवश्यकता है हमें उनके तरीकों का पता होना। हमें आवश्यकता है यदि हम इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं तो हम ऐसे कौन से पेज से जुड़े, या हमारा कौन से ऐसे इंटरेस्ट पॉइंट है जहां पर यदि हम जुड़ते हैं तो हमें वहां से नॉलेज मिलेगा और हम उस नॉलेज का प्रयोग अपने घर परिवार के लिए कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। एक महिला है जो आईएएस के इंटरव्यू में बैठी, बट वो गृहस्थ जीवन में उन्होंने कहा, उनके जो हस्बैंड है वो पीएचडी स्कॉलर है, वो सीए रहे हैं। तो उनका ये मानना था कि मैंने आईएएस के इंटरव्यू में मैंने क्रैक किया, या मैं वहां पर बैठी, उनके पास इतनी नॉलेज थी कि वो बहुत सारे अच्छे कामों को सोसाइटी में सर्व कर सकते। बट उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को चलाना और अपने बच्चियों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझा। उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्ची के लिए, अपने परिवार के लिए क्या कर सकती हूँ। आज वो अक्सर घर में खाना बनाती हैं, लोग उनको खाना बनाते हुए देखते हैं, एप्रॉन पहने रहती हैं और अपनी बेटी को किचन में बैठाकर पढ़ाते रहती हैं और एप्रॉन पहनकर सिर्फ खाना बनाती हैं। कई लोग आते हैं, उनका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं कि भैया आप इतना पढ़ाई लिखाई की है, आप सिर्फ खाना बना रही हैं। बट जब उनकी शिक्षा उनकी बेटी में नजर आती है, जब आप उनकी बेटी को देखते हैं, तो जितना भी उन्होंने नॉलेज गेन किया है उनकी पूरी शिक्षा उनकी बेटी में नजर आती है। और घर के मामलों में अगर उनके जो ससुर हैं उनको ऐसा है कि भाई मुझे घर बनाना है, तो हर जरूरी से जरूरी फैसले जो हैं वो महिला देती है। और वहां पर उनका जो इंटेलेक्चुअल चीजें हैं वो ऐसा सोचती है कि हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। तो आप शिक्षित होकर कैसे अपनी शिक्षा का प्रसारण कर पा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट। और सोशल मीडिया कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करता है, ये हमें हमारी यूज करने के ऊपर कि हम कैसे चीजों को यूज कर पा रहे हैं। आए दिन रेप केसेस आते रहते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन आते हैं, सेक्सुअल ब्रुटैलिटी। तो मैम आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होके हो रहा है? यहाँ पर अगर आप इन्फ्लुएंस बोलेंगे तो मैं नहीं मानती कि यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। रेप केसेस जो है, हम अक्सर ये एक बात बोलते हैं कि अगर बेटी को बोला जा रहा है कि आप 9 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलिए, या उनको बोला जा रहा है, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं समाज की इन कुरीतियों को देखकर, तो मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जितना बेटियों को बोला जाता है कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, आप बाहर के कुरीतियों से बचो,
लोग आपको क्या कहेंगे, लोग आपका फिजिकली मेंटली कैसे आपको हराश करेंगे। हमारे माता पिता को ये बखूबी पता होता है कि हमें कैसे इनको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जितना बेटियों को कहा जाता है उतना बेटों को भी कहा जाए और ये शिक्षित किया जाए कि बेटे को नैतिक शिक्षा का पाठ जरूर पढ़ाया जाए कि भैया बेटों के लिए नैतिक शिक्षा का पाठ होता क्या है, कैसे वो नैतिक बनेंगे। और इन्फ्लुएंस होने की बात अगर आप कह रहे हैं तो मैं यहाँ पर सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं बहुत जरूरी मानूंगी, कि बहुत जिम्मेदार मानूंगी। क्योंकि आज के वक्त में हम छोटे से छोटे बच्चों को देखते हैं कि बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो माँ बाप उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चे अगर मस्ती कर रहे हैं, बच्चे अगर बहुत परेशान करते हैं माँ बाप को, तो माँ बाप उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देख पाते हैं कि कैसे उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। बच्चे कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बच्चे सोशल मीडिया के थ्रू कौन से ऐसे गलत साइट्स हैं उनको पकड़ रहे हैं और वहां पर वो इन्फ्लुएंस होकर फिर इन सारी चीजों को, रेप केसेस को, रेप जैसे विक्टिम्स को बढ़ावा दे रहे हैं। उनको कैसे इतने कम उम्र में पता चल रहा है कि भैया रेप क्या होता है, कैसे, हाँ, कैसे यहाँ पर हरासमेंट किया जाता है। तो इन्फ्लुएंस की अगर आप बात करते हैं तो सोशल मीडिया इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं और आज की यूथ को आवश्यकता है, आज के बच्चों को आवश्यकता है कि इस पर कंट्रोल किया जाए। वो साइट्स ही ना खुले, कुछ ना कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जाए कि वो साइट्स ही ना खुले साइबर कैफे में। और हमें जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, इन सारे मुद्दे देखते हैं, तो हमें पता चल जाए कि कौन सा बच्चा अगर मोबाइल पकड़कर गलत साइट्स में जा रहा है। देखा जाता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये वीडियो देखना रिस्ट्रिक्ट है। अगर ये रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है तो आवश्यकता है उस रेस्ट्रिक्शन का पालन किया जाए। हम रेस्ट्रिक्शन बहुत सारे लगा देते हैं लेकिन उसका पालन हम नहीं करते। आवश्यकता है हमें पालन करके, और आवश्यकता है अवेयर होने की, माता पिता को अवेयर होने की, स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस फैलाने की कि हमें करियर ओरिएंटेड होना है, हमें इतने सारे विक्टिम्स, इतने सारे केसेस को बढ़ावा नहीं देना है, हमें समाज की कुरीतियों में नहीं पड़ना है। और समाज अगर कुरीतियां फैला रहा है तो इसके पीछे की वजह ढूंढनी है। हम बैठकर इन सभी मुद्दों को सॉल्व नहीं कर सकते, हम ग्राउंड पर उतर कर इन सभी मुद्दों को सॉल्व कर सकते हैं। हम अगर पढ़े लिखे यूथ हैं तो हम इतने सारे यूथ हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो अवेयर हो रहे हैं। आवश्यकता है उनको रूरल एरिया में जाके यूथ को अवेयर करने की, आवश्यकता है उनको बच्चियों को अवेयर करने की। अगर किसी के पास स्मार्टफोन है तो आवश्यकता है कि हम उनको बताएं कि आपको गलत साइट्स में नहीं जाना है, आपको गलत साइट्स को नहीं पकड़ना है। रेप केसेस और जितने भी सामाजिक कुरीतियां जो होती है वो ये इन्हीं भद्दी मानसिकता से फैलती है कि हम उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं हर एक यूथ को ये कहना चाहूंगी कि आप यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपके अंदर वो अवेयरनेस है, आप ये चाहते हैं कि भाई हम कुछ चेंज लेकर आए, तो हर एक प्रत्येक युवा अपनी पढ़ाई के दौरान रूरल एरियाज में जाए, वहां पर बच्चों से, माता पिता से इंटरेक्ट करे और इन सब विक्टिम्स को होने से बचाए। और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन तो ये काम करती ही है, कई लेवल पे ये काम किया जाता है और कई जगह हमें नंबर्स भी दिए जाते हैं कि भाई अगर आप कहीं पर भी फंसो तो आप इन नंबर पर कॉल कर लो। बट आवश्यकता है हमें अवेयर करने, यूथ को अवेयर करने की, रेस्ट्रिक्शन सोशल मीडिया पर लगाने की, ताकि ये केसेस आगे ना बढ़ सके, और लॉज का पालन करने की, शिक्षा को बढ़ावा देने की, सीखने की प्रवृत्ति बढ़ाने की और जागरूक। यदि हम जागरूक होते हैं तो हम इन सब विक्टिम्स को बढ़ावा नहीं देंगे। और एक एज में आकर के हम बोल सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल चीजें जो है वो इम्बैलेंस होती हैं। यूथ जो है काफी अपने मार्ग से भटकने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं। तो आवश्यकता है हमें अपने करियर ओरिएंटेड रहने की, हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। हालांकि कई बच्चे नहीं हो पाते हैं, कई लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं आ पाता है। तो स्कूल से ही जब बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा है तो वहाँ पर शिक्षकों का ये उत्तरदायित्व बनता है कि बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे उनकी क्षमता और उनकी शैली को बढ़ाया जाए, कैसे उनको इस लायक ना बनाया जाए कि वो इन बारे में सोच भी सके। जैसे बच्चा 10th क्लास में, 12th क्लास में आता है, हम हमेशा पढ़ते हैं ना रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स,
तो आवश्यकता है हमें उन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स को सिर्फ बायोलॉजी क्लास में पढ़ने की नहीं। हर वो यूथ जो मैथ्स भी 11th क्लास में, अगर हम मैथ्स की भी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें वो रिप्रोडक्शन की चैप्टर हर एक यूथ को पढ़ाने की। अगर आप वो रिप्रोडक्शन की चैप्टर हर एक यूथ समझ पा रहा है, समझ रहा है कि कैसे चीजें इम्बैलेंस होती है, कैसे हम किसी भी विक्टिम्स को बढ़ावा देते हैं या कैसे रेप्स को बढ़ावा दिया जाता है, क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों हम ये सारी चीजों को कर रहे हैं, क्यों हमारे यहाँ मोरल इतने इम्बैलेंस और क्यों ये इतनी सामाजिक कुरीतियों के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। मेरा तो बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे कि हम इन कुरीतियों को इतना बढ़ावा दे चुके हैं। आज हम यहाँ पर 10 मिनट बैठकर बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी का रेप हो रहा है। अक्सर ही बोला जाता है कि हर 10 मिनट में एक ना एक रेप केसेस को अंजाम दिया जाता है। तो भाई इसमें आवश्यकता है कि हम कैसे अवेयर हो रहे हैं, और इसमें स्कूल के शिक्षकगण जो है वो अपने मेजर रोल प्ले करते हैं। एजुकेशन सिस्टम ही है जो मेजर रोल प्ले करता है, और अगर ये अच्छा रोल प्ले नहीं करेगा तो यहाँ पे सामाजिक कुरीतियां जो है वो बढ़ ही नहीं सकती। तो यहाँ पर शिक्षा को बहुत अच्छे से अवेयर करके पढ़ाने की जो हमारे शिक्षकगण हैं, टीचर हैं, उनको अवेयर करने की आवश्यकता है। मैम, जैसा जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपने बहुत सारे कैंपेन्स चलाए हैं, तो मैम पॉलिटिक्स में आपका कितना रुझान है और आपका क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का इरादा है आगे जाके? पॉलिटिक्स में तो रुझान हम अक्सर ये सोचते हैं, हालांकि हमें बढ़ावा ही उन क्षेत्रों में मिला जाता है। जैसे कि हम जैसे स्पीच देते हैं, जिला स्तर पर हमने स्पीच दिया, स्टेट लेवल पर स्पीच दिया, लोगों ने हमें सुना, या हमारे अंदर वो तार्किक क्षमता है, हम बोल पा रहे हैं, हम लोगों को संभाल पा रहे हैं, हम लोगों के मुद्दों को जान पा रहे हैं। तो लोगों के लिए, समाज के लिए, कंट्री को सर्व करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप पॉलिटिक्स को ज्वाइन कीजिए, या आप प्रशासनिक अधिकारी बनिए, या आप समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप NGOs वगैरह को ज्वाइन कीजिए। अगर आप मुझे कहेंगे कि पॉलिटिक्स में रुझान है तो बिल्कुल कहूंगी, बिल्कुल है रुझान। क्योंकि आजकल के दौर में ये देखा जाता है कि पॉलिटिक्स को बोला जाता है, राजनीति जो है वो राज करने की नीति नहीं है। और यदि पढ़ा लिखा युवा, यदि पढ़ी लिखी यूथ पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, यदि पढ़ा लिखा यूथ पॉलिटिक्स को नहीं संभालेगा, तो हमारे ऊपर वही लोग शासन करेंगे जो अनपढ़ है। और हम अक्सर देखते हैं कि पॉलिटिक्स को बोला जाता है कि भैया राजनीति बहुत दलदल है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अक्सर बोलती हूँ कि राजनीति में अवश्य जाना चाहिए, हर एक यूथ को जाना चाहिए। पढ़ लिख कर उनको अपने शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं को देखना समझना चाहिए। और मेरा रुझान उस तरफ काफ़ी है। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ, कुछ बड़ा करूँ, लोगों के लिए कुछ करूँ, लोगों से कनेक्ट करूँ, क्योंकि मेरे अंदर, मैं ये महसूस कर पाती हूँ कि मेरे अंदर वो क्षमता है और मैं पॉलिटिक्स के थ्रू बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकती हूँ। मुझे अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो मैं जरूर उन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहूंगी और समाज के लिए कुछ अच्छा जरूर करना चाहूंगी। प्रशासनिक अधिकारी तो समय की मांग है कि हम इस समय में अपने आप को कहाँ और कैसे प्रूव कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप बोलेंगे कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या आपका रुझान है, तो बिल्कुल है, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता है। हम लोगों को संभाल सकते हैं, हम लोगों के मुद्दों को जान सकते हैं, हम तार्किक बन सकते हैं, हम समाज में निडरता से आगे आ सकते हैं। हमारे अंदर वो डर नहीं है, हम निडर है, हम कर सकते हैं, हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। और आज के डेट में पॉलिटिक्स में आवश्यकता है पढ़े लिखे यूथ की। तो मेरा जरूर रुझान रहेगा और इसके लिए मैं वैसे छोटे छोटे स्टेप्स उठाते भी रहती हूँ। वैसे लोगों के साथ काम करते भी रहती हूँ, कई कैंपेनिंग वगैरह करना और उनके साथ जुड़ना, उनके साथ काम करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं करते रहती हूँ चीज़ों को। और बोला जाता है कि उसूलों पे यदि आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको वो क्षेत्र, अगर आप उसमें अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर वो क्षमता है कि भैया आप प्रशासन में नहीं शासन में अच्छा कर सकते हैं, तो जरूर, अगर आप जिंदा यूथ है और आपके उसूलों पे आँच आ रहा है, तो आप टकराइए और प्रूव कर दीजिए अपने आप को जाके। आवश्यकता एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी की, एक मौके,
और एक बात और बोला जाता है कि आज के दौर में आवश्यकता है किसी की नजरों में आना और नजरों में आकर उन नजरों पर बने रहना। हम यहाँ पर अकेले अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते। हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है कि हम सीखें? हमें टीचर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हम अब सीखने की प्रवृत्ति के साथ साथ अपने आप को वैसे शील्ड बना लेते हैं कि यदि हमें आगे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम कैसे अपने आप को प्रूव करेंगे। तो मेरा बिल्कुल मानना है कि अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उन क्षेत्रों में आगे जाऊंगी और जरूर कुछ अच्छा करूंगी और कुछ बड़ा और कुछ बहुत बेहतरीन करूंगी। मैम, यूथ को अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो आप क्या देना चाहेंगे? यूथ के लिए मेरा ये संदेश रहेगा, आज के दौर में मैं कई सारी यूथ को देख पाती हूँ कि वो डिप्रेशन में रहते हैं। अगर यूथ प्रिपरेशन के दौर में है तो वो प्रिपरेशन करते 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 अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं। मैंने एक केस ही देखा, मैं बिलासपुर में जैसे पढ़ाई करने के दौरान मैंने देखा कि एक छात्र जो था उनको वो दबाव नहीं सह पाया और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो यूथ के लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि आप सबसे पहले सीखने की जो क्षमता है कि यदि आप किसी क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप अपनी सीखने की प्रवृत्ति को कैसे आगे बढ़ाएं, सीखने की क्षमता को बढ़ाएं। आवश्यकता नहीं है कि आप अपने समाज को प्रूव करें, आवश्यकता नहीं है कि आप अपने गुरुजनों को प्रूव करें, आवश्यकता नहीं है कि आप अपने माता पिता को प्रूव करें। आवश्यकता है कि आप समय के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं। और यदि आज का युवा किसी तैयारी में जाता है, किसी क्षेत्र में चाहता है कि मुझे अपना लोहा मनवाना है, तो उस बड़े क्षेत्र को संभालने के लिए वो इस छोटे से दबाव को नहीं झेल पा रहा है, तो बड़े क्षेत्र में जाकर वो बड़े से दबाव को कैसे झेल पाएगा? तो यूथ को समझने की आवश्यकता है कि ये दबाव जो हमारे ऊपर बनते हैं या हमारे एग्जाम्स क्लियर नहीं होते हैं या हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी ही गलती या हम उतने तैयार नहीं है। हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हम कैसे, बोला जाता है कि एक जगह आप स्थित प्रज्ञ हो जाइए, बैठ जाइए, अपने कामों को कर लीजिए, आप सीख लीजिए। आपके अंदर अगर सीखने की प्रवृत्ति डेवलप होगी, धीरे धीरे आप सीखेंगे, दुनिया देखेंगे, अनुभव को लेंगे। आपके पास अगर अनुभव है, मैंने कहा ना, इंटरनेट लोगों से कनेक्ट करना, अगर आप कनेक्शन बना पा रहे हैं और इस दौरान अगर आपके ऊपर दबाव बन रहा है तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए उस समय प्रिपरेशन और निकल जाइए। आपको जो पसंद है वो कीजिए। आप पैशनेट बनिए, किसी भी एक क्षेत्र को पकड़िए और पैशनेट बनते जाइए। और कहा जाता है कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत सुंदर सी पंक्तियां हैं और मैं प्रत्येक यूथ को ये संदेश देना चाहूंगी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो किसी भी एक क्षेत्र को पकड़े और उस पर चलते चले जाए। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, फाइनेंस दिक्कतें आएंगी, आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये वर्तमान के लिए, बस वर्तमान के दौर पर आप सोच पाएंगे कि हम वर्तमान में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए आप तैयार हैं। आप एक राह पकड़िए और उस पर जुट जाइए, काम करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। आप देखेंगे कि आप कैसे आगे बढ़ पाए और आपने कैसे अपने आप को वहां पर प्रूव कर दिया। आप किसी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं। आप दबाव झेलिए। आप दबाव नहीं झेल पा रहे हैं तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप ट्रैकिंग करने चले जाइए, आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, आप कहीं घूमने चले जाइए, आप पर्वतों पर चले जाइए, आप रिलैक्स होइए, अपने माइंड को शांत कीजिए। शांति सबसे ज्यादा आवश्यक है। इतने दौड़ भाग के जमाने में जरूरी नहीं है कि हम हर चीज हर किसी को हर तरीके से प्रूव कर पाए। हम अपने आप को प्रूव कर लिए, अपने आप को इम्प्रूव कर लिए, हम इस लायक बन गए कि हम समाज में खड़े हो सकते हैं और अपने काम को कर सकते हैं। तो यूथ को मेरा एक ही संदेश रहेगा कि आप एक राह पकड़िए और आगे बढ़ते जाइए। और उनके लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। कुमार विश्वास जी की दो पंक्तियां हैं कि तुम्हें ढोना है समय का भार, तुम्हें ढोना है समय का भार, थोड़ी सी चाल तेज करो, मांगने से रोशनी मिलेगी ना कभी, रोशनी के वास्ते मशाल लाइए,
तुम चाहो व्यवस्था तो बदल दीजिए, धीरे धीरे रक्त में उबाल लाइए। सूरज तिजोरियों में बंद हो अगर, तो तोड़िए तिजोरियां निकाल लाइए। तुम्हें ढोना है समय का भार, थोड़ी सी चाल तेज करो। थोड़ी सी मेरे यार, थोड़ी सी चाल तेज करो। मांगने से रोशनी कभी नहीं मिलेगी। रोशनी के वास्ते आपको मशाल लाना पड़ेगा, अपने अंदर ऊर्जा विकसित करनी पड़ेगी, और तब आप कहीं जाकर के अपने आप को इस समाज में अपना लोहा मनवा पाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव करते हुए प्रूव कर देंगे। मेरा ये इस मैम, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एक लेखिका भी हैं और आप किन किन टॉपिक्स पर लिखना पसंद करती हैं? मैं बचपन से देशभक्ति पर बोलते आई हूँ, और मुझे देशभक्ति से ओतप्रोत रहना, देश के लिए बातें करना, देश प्रेम की बातें करना बहुत पसंद है। तो देशभक्ति के लिए, कई बार नेचर के लिए मैं कविता लिखती हूँ। महिलाओं के लिए, विमेंस के लिए मुझे कविता लिखना, उनको एम्पावर करने के लिए कविता लिखना मुझे काफ़ी पसंद है। और मैंने हिंदी जैसे हमारी मातृभाषा है, तो मातृभाषा को कैसे प्रसारित किया जाए, कैसे मातृभाषा की तरफ लोगों का जुड़ाव बने, वहाँ पर भी काम किया है। तो वहाँ पर मुझे लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत पसंद है। और ज़्यादातर मैं देशभक्ति, देश के लिए लिखना, बोलना, पढ़ना पसंद करती हूँ। और अच्छे अच्छे हिंदी रचनाकार जो लेखिका है, कवि हैं, उनको सुनना, उनकी कविताओं को पढ़ना, उनकी रचनाओं को पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे देशभक्ति से ओतप्रोत रहना भी पसंद है। और दो पंक्तियाँ थी, अगर आप बोले तो मैं सुनाना चाहूँगी। उनके लिए दो पंक्तियाँ थी, देशभक्ति पे मैंने लिखी थी कि यहाँ राम की भूमि है, यहाँ बुद्ध सा ज्ञान है, यहाँ चाणक्य सी नीतियां हैं, यहाँ नरेंद्र सी पहचान, यहाँ हमारे महान युवा क्रांतिकारियों सा बलिदान है, यहाँ कल्पना सी उड़ान है, और इस देश में हर एक युवा ऊर्जावान है, ऊर्जावान है। बहुत जोश था आपकी पंक्ति में मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हम सभी ने देखा कि मैम ने बताया, हमें खुद को प्रूव नहीं, इम्प्रूव करने की जरूरत, और देश से जुड़े, अपने रूट से जुड़े, गांव से जुड़े, डिसिप्लिन्ड रहें। और मैम, डिसिप्लिन भी एक बहुत बड़ा, अनुशासन से ही शासन आता है। अगर आपको शासन करना है तो सबसे पहले आवश्यकता है कि आप अनुशासित रहें, डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ें। और आज का प्रत्येक युवा भटका हुआ है, तो उनको अनुशासित रहने की आवश्यकता। मैंने एक शब्द यूज किया हिंदी में, स्थित प्रज्ञ, उसी को बोला जाता है अनुशासित रहना, स्थित प्रज्ञ रहना, अपनी चीजों में डटे रहना। आप डटे रहिए, डट कर तो दिखाइए लोगों को, आप रच जाइए, आप इतिहास रचिए। अनुशासित रहिए, अनुशासन से ही शासन तक का सफर ही आपको महान बनाता है। सो गाइस, जैसा हम सभी ने देखा कि मैम ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो हम नहीं जानते थे, और काफी मदद मिलेगी इन चीजों को अगर हम अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो। और बहुत कुछ सीखा हमने मैम से आज, और आशा करते हैं मैम कि आप आगे बहुत ऊपर जाएं, और आपने जो जो एम्बिशंस सोचे हैं आपको जरूर। थैंक यू सो मच।